हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डिवी सर। और आज हम एक बहुत ही मुहिम सी मुद्दे पर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि है हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग प्रिपरेशन या फिर एग्ज़ाम के लिए हम कैसे स्टडी करें, स्टडी में कैसे मन लगाएं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि स्टडी में मन नहीं लग रहा है, स्टडी में बहुत सारे बैठ तो जाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे फोकस करें स्टडी में, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, SSB उड़ीसा एजुकेशन के नाम पर है। वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि SSB प्रिपरेशन से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे PDFs या फिर इंफॉर्मेशन सारा कुछ वहाँ पर दिया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या सफलता पाएगा वो, अरे क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसकी कदमों में है, अरे मंजिल तो उसकी कदमों में है जो चलता अपनी पैरों पर, जो चलता अपनी पैरों पर। जो भी बच्चे SSB के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो कैसे स्टडी प्लान करेंगे, उनका स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे हम इन बिटवीन मोटिवेटेड रह सके, अपने मन को इधर उधर भटकने ना दे, उसके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा भी हो सकता है। स्टडी प्लान, ओके, स्टडी प्लान को स्टेजेस में डिवाइड करूंगा। एक है स्टेज 1, ओके, दूसरा है स्टेज 2 और तीसरा है स्टेज 3, ओके, और एक है स्टेज 4, ओके, 4 स्टेजेस में। तो हमारा जो स्टडी प्लान होगा वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होगा। पहला है स्टेज 1, ओके, स्टेज 1 में हम डिस्कस करेंगे व्हाई टू स्टडी, क्यों हमें पढ़ना है, ओके, व्हाई टू स्टडी। दूसरा जो स्टेज है यहाँ पर स्टडी कैसे करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तीसरा है रिवीजन, ओके, कैसे रिवीजन करना है। और फोर्थ है जो नॉन स्टूडियस थिंग्स है, वो क्या क्या हमारे स्टडी में हेल्प करता है, वो भी थोड़ा देखेंगे, ओके। तो पहले हम देखते हैं स्टेज 1 का, ओके, स्टेज 1। तो पहला है व्हाई टू स्टडी, हमें क्यों पढ़ना है, ओके, व्हाई टू स्टडी, जो कि हमें एम देता है, ओके, एम। तो क्या है मकसद, क्या है एम, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। व्हाई टू स्टडी, व्हाई टू क्रैक एग्जामिनेशन। सपोज कोई बंदा SSB एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, कोई बंदा और भी कुछ एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना चाहता है, तो क्यों हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। पहले तो हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, पहले तो हमारा एम क्लियर होना चाहिए, व्हाई टू स्टडी। क्योंकि जब तक हमारे एम क्लियर नहीं होंगे तब तक हम फोकस्ड नहीं हो पाएंगे, तब तक हम पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पहले तो हमारे नज़र में एम होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। क्लैरिटी, इसको हम मेंटल क्लैरिटी कहते हैं, ओके, मेंटल क्लैरिटी। ये जिस भी बंदे का जितना मेंटल क्लैरिटी रहेगा अपनी गोल में, अपनी एम में, वो उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है, ओके। जैसे कि बताया जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट पहले चढ़ने वाले थे एडमंड हिलेरी, ओके, एडमंड हिलेरी, ओके, 1953 में इन्होंने 1953 में एवरेस्ट को फतेह किया, लेकिन उसके पहले भी इन्होंने ट्राई किया था 1952 में और वहाँ पर फेल हो गए थे, ओके। 1952 में उन्होंने ट्राई किया था और वहाँ पर फेल हो गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि माउंट एवरेस्ट का एक जो पिक्चर है, ओके, एक पिक्चर को उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट का एक पिक्चर अपनी ही कमरे में टांग के रख दिया और डेली उसको देखते थे और वहाँ पर बोलते थे, ओ डियर माउंट एवरेस्ट, आप जितना बढ़ना था बढ़ लिए, लेकिन मैं अभी भी अपने में बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेंटल
क्लैरिटी कितना है कि माउंट एवरेस्ट जितना बढ़ चुका है, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी मेरे हौसले को बढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स वहाँ पर मेंटल क्लैरिटी है कि क्या करना है। और देखिए एक ही साल में उन्होंने क्या किया कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। ओके, तो ये थे एडमंड हिलेरी। तो यहाँ पर सीखने की बात है कि जब तक हमारा एम क्लियर नहीं होगा, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम क्यों पढ़ेंगे, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर उसको हम पावर नहीं दे पाएंगे। हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। ओके, तो अगर हमको कुछ हटके करना है तो हमको एम देना पड़ेगा, हमारी स्टडी में एम देना पड़ेगा। मुझे क्यों पढ़ना है, क्या वो वजह है जो कि मुझे फोर्स कर रहा है मुझे पढ़ने के लिए, उसको हमको पहले देखना पड़ेगा। तो ये हो गया एम। ओके, इसमें और एक दो बातें हैं, जैसे कि मैं करता हूँ लगभग कोई कोट्स हो गया। ओके, कोई कोट्स हो गया या फिर कोई मोटिवेशनल लाइन हो गया। ओके, मोटिवेशनल लाइंस हो गया। ओके, या फिर कोई ऐसा पिक्चर्स हमारे सामने रहे जो कि हमें निरंतर याद दिलाता रहे कि हमारा एम क्या है। या तो आप शीशे में डाल दीजिए, या तो आपके लाइब्रेरी में डाल दीजिए, या तो ऐसे जगह पर डाल दीजिए जो कि हर वक्त आप आते जाते उसको देख पाएँ, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, आपका एम को बताएगा, आपको क्या करना है लाइफ में, वो आपको बार बार बताएगा। तो आपको एम बरोबर याद रहेगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा हो गया अपने जीवन में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है। ओके, डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि मॉडर्न एज में ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, क्रिकेट्स हो गया, गेम्स हो गया। ओके, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच हमको पढ़ना है, इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको यह पूछना है कि क्या है वो डिस्ट्रैक्शंस जो मेरा ज़्यादातर टाइम को कंज्यूम कर रहा है, जो ज़्यादातर मेरे एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि आपका जो टाइम और एनर्जी, वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी है, वो जितना डिस्ट्रैक्शंस में चला जाएगा उतना ही आप मेंटली फैटिग का एहसास करेंगे, मेंटली वीकनेस का एहसास करेंगे, और आपको स्टडी करने के लिए इच्छा नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को ढूंढना है, और इसमें एक क्वेश्चंस खुद को पूछना है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। मेरा एम मेरे लिए इम्पोर्टेंस है या फिर डिस्ट्रैक्शंस इम्पोर्टेंट है। ओके, एम्स इम्पोर्टेंस है या फिर डिस्ट्रैक्शंस, ये पूछना है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्रिकेट मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एसएसबी एग्ज़ाम क्रैक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सबसे इम्पोर्टेंस है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है। ओके, तो आपको इम्पोर्टेंस को ढूंढना है। जितना बार आप खुद को पूछेंगे कि व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंस, मोर वैल्यूएबल, मोर नीडी थिंग्स इन माई लाइफ, वो आपको मार्क बताएगा, वो आपको आगे बढ़ने की राह बताएगा। डिस्ट्रैक्शन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन होने का कारण ये भी है कि हमारा जो एम है, ऐसे हम हल्का फुल्का एम लेके जा रहे हैं, हाँ होगा तो देख लेंगे, अरे एसएसबी एग्ज़ाम आने वाला है, अरे वो एग्ज़ाम आने वाला, देखेंगे, पिछले बार भी ऐसे करके देखा था। तो ऐसे करने से आपको वो जो जील होनी चाहिए, वो जो जोश होने चाहिए स्टडी के लिए, वो जोश नहीं आएगा। इसीलिए आपको पहले डिसाइड करना है कि डिस्ट्रैक्शंस या फिर एम, कौन सा मेरे लिए ज़्यादा मजबूत पक्ष है, कौन सा मेरा जीवन, कौन सा पहलू है जो मेरे जीवन को सबसे बेस्ट बनाएगा। ये हो गया पहला भाग। ओके, फिर है स्टेज टू। सेकेंड स्टेज में हम देखेंगे स्टडी। ओके, स्टडी कैसे करना है उसको हम देखेंगे। ओके, स्टडी के लिए जैसे कि एक शायर ने कहा है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह तू जागा सवेरा उससे आगे बढ़ के सो। तो हर दिन हमें 24 घंटे मिल रहे, हर दिन हमें कुछ ना कुछ समय मिल रहे हैं,
खुद को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए हम खुद को इतने स्टडी में बिजी कर दे कि एक दिन में कुछ तो सीखे। तो इसके लिए हमको एक टाइम टेबल का प्लान करना पड़ेगा। ओके, एक टाइम टेबल का प्लान करना पड़ेगा। मुझे 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा, कुछ घंटे, ओके, आपके सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर लीजिए कि कुछ घंटे तो मुझे रोज़ पढ़ना है। ओके, रोज़ पढ़ना है, जिसको हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ओके, कंसिस्टेंट रहना है। हमारे पढ़ाई में हम खुद को कंसिस्टेंट रखेंगे। हर रोज़ मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, या तो 2-3 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। खुद को कंसिस्टेंट रखिए। उसी टाइम को हर दिन पढ़िए, चाहे 2 सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे 1 सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे 1 टॉपिक पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ओके, तो एक टाइम आप फिक्स्ड कर लीजिए और उसी टाइम हर रोज़ कुछ भी हो जाए आप वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दीजिए। उसको लंबे समय तक आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये जो हैबिट आप क्रिएट कर रहे, ये हैबिट ही आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। इसमें एक बात आएगी टारगेट। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसमें आप खुद को टारगेट दीजिए। मुझे 1 चैप्टर आज ख़त्म करना ही करना है। ओके, टारगेट देने से क्या होगा, आप में थोड़ा जील ज़्यादा आएगी, क्योंकि टारगेट में क्या होता है ना, हमको अटेंशन ज़्यादा रहता है। अरे इतने टाइम तक मुझे ये ख़त्म करना है, इतने टाइम तक मुझे वो ख़त्म करना है। ऐसे करके आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। ओके, और ऐसे नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रुकना है, क्यों रुकना है, कुछ भी मालूम नहीं है, तो कभी कभी वो बोरिंग भी हो जाता है। इसीलिए खुद को टारगेट दीजिए कि आज मुझे चैप्टर 1 का जो सब चैप्टर 3 है या 4 है उसको ख़त्म करना है, आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, या फिर सब चैप्टर ख़त्म करना है। ऐसे करके खुद को टारगेट दीजिए। 1 आवर में मुझे ये पढ़ लेना है, या फिर 2 आवर्स में मुझे ये पढ़ लेना है, 2 दिन में मुझे ये पढ़ लेना है। खुद को एक टारगेट दीजिए, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर टारगेट नहीं आता ना तो हम थोड़ा लेथर्जिक होते रहते हैं। ओके, और जब हमारे ऊपर टारगेट आ जाता है तो हमारा एक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। आप खुद को भी देख सकते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो हमारे पढ़ाई का स्पीड कैसे बढ़ जाता है। लेकिन जब तक एग्ज़ाम बहुत लेट हो रहा होता है या फिर डिले होते जा रहा होता है तो हमारे अंदर जो जील होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, जोश थोड़ा कम हो जाता है, इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए खुद को टारगेट दीजिए। 1 घंटे में कितना पढ़ना है, 2 घंटे में कितना पढ़ना है, 1 दिन में कितना पढ़ना है, उसका एक टारगेट दीजिए जो कि खुद को बूस्ट अप करेगा। ओके, फिर है चौथा। ओके, अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखने के लिए आप जो पढ़ रहे हैं ट्राई कीजिए कि ऑफलाइन पढ़ें। ओके, ऑफलाइन, ज़्यादातर मैं ऑफलाइन ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में हमारा खुद का एंगेजमेंट ज़्यादा रहता है। ओके, खुद का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप बुक से इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, बुक से इंटरेक्ट कर रहे हो, नोट से इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, खुद के आइडियाज़ से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में जाएंगे, ओके, ऑनलाइन में भी आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आइडियाज़ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ऑफलाइन के तुलना में ऑनलाइन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस, माइंड का डिस्ट्रैक्शन फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, क्योंकि माइंड इधर उधर चला जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका डिस्ट्रैक्शंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो यहाँ पर ज़्यादातर स्पैन ऑफ अटेंशन कम जाता है, घट जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका अटेंशन बनाए रहेगा, क्योंकि आपके सामने बुक्स है, आपके सामने नोट्स है, आइडियाज़ है। ओके, तो ये आपको मोटिवेटेड रख सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होने की संभावना है। ओके, यहाँ पर आप रिवाइंड करके पीछे जाकर भी कुछ अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं, या फिर आपका एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पीछे जाना बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन आप प्रिफर कीजिए। ऑफलाइन करने से भी आप थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे। ओके, जो यहाँ पर लीजर टाइम है इसको कैसे इन्वेस्ट करना है या फिर इनपुट करना है। सपोज कोई बंदा जो है ट्रैवल कर रहा है। ओके, ट्रैवल कर रहा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, या फिर कोई बाहर जगह जा रहे हैं आप 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर,
अगर आप ऐसे मान के चलिए 15 मिनट्स से कम आपको 30 मिनट या 40 मिनट तक टाइम लगने वाला है, तो ये जो मिनट है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। कैसे? जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका कोई ऑडियो वर्जन्स है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो सुनते सुनते आप जा सकते हैं। या फिर अगर ऑडियो वर्जन्स नहीं है तो खुद की ऑडियो आप निर्माण कर सकते हैं। खुद की ऑडियो आप क्रिएट करके उसको ईयरफोन में लगा दीजिए और जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते करते उसको सुनते रहिए। ओके, सुनते सुनते क्या होगा, आपका जो एंथू लेवल है, आपका जो नॉलेज लेवल है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट के प्रति लगाव है वो बढ़ेगा। इसीलिए आपका जो लीजर टाइम है, ओके, तो आपका लीजर टाइम को कैसे आप स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर रहे हो, ये भी आपका एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। ओके, तो आपको लीजर टाइम में भी कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ लर्न करते रहना है, या फिर खुद को स्टडी में एंगेज रखना है। फिर इसका लास्ट पर्सन जो हो गया, क्रिएट योर ओन नोट्स। ओके, क्रिएट योर ओन नोट्स। ओके, आप बुक्स पढ़िए या फिर ऑनलाइन में जाइए या फिर ऑफलाइन में पढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद का नोट्स क्रिएट करना है। क्योंकि जब हम नोट्स क्रिएट करते हैं, ओके, तो नोट्स क्रिएट कीजिए, खुद का नोट्स क्रिएट कीजिए। खुद का नोट्स क्रिएट करने से क्या होगा, आपका जो समझ है और ज़्यादा बढ़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, बुक्स के प्रेफरेंस ले रहे हैं, नेट के प्रेफरेंस ले रहे हैं, ओके, या फिर यूट्यूब के प्रेफरेंस ले रहे हैं, लेक्चर्स के प्रेफरेंस ले रहे हैं, और खुद के अंडरस्टैंडिंग के प्रेफरेंस में आप क्रिएट कर रहे हैं अपना नोट्स। और नोट्स जितना हम क्रिएट करेंगे वो फिर आगे चल के हमारे रिवीजन में सबसे ज़्यादा ये इनपुट्स लाएगा। ओके, नोट्स को आप दो प्रकार के नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तो हो गया आपका जो रफ नोट रहता है, ओके, उसमें आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे जो इफ़ेक्टिव मैं मानता हूँ कि बुक्स में भी आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स है ऑलरेडी, ओके, बुक्स में कुछ लाइंस है, तो जो इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आप राउंड कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं, या फिर साइड में थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंस कुछ है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं। जैसे भी आप बुक्स को खोलेंगे और इस पेज में आएंगे तो पहले वो हाईलाइटेड पॉइंट्स भी दिखेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हाईलाइटर आता है, कलरफुल हाइलाइटर, उस हाइलाइटर से भी आप इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है या फिर उसके रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है तो यहाँ पर आप साइड में लिखना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बुक्स होके नहीं रहेगा, बुक्स एक नोट्स बन जाएगा। ओके, तो ऐसे करके भी अपना नोट्स क्रिएट करना है। ये भी क्या करेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कराएगा या फिर आपको पढ़ाई में रुचि पैदा कराएगा। ओके, ये तो हो गया स्टेज 2 का। ओके, फिर हो गया स्टेज 3। ओके, स्टेज 3 में आ रहा है रिवीजन। ओके, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन एक बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि हम पढ़ते जा रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जितना पढ़ रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन करना भी एक साइंटिफिक स्किल है, क्योंकि रिवाइज जितना हम करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमने कितना पढ़ा है और कितना समझा है, ये सब हमारे दिमाग में आते रहते हैं। ओके, तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि जो ब्रेन साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं जो भी आपने एक दिन में पढ़ा है उसको 24 आवर्स के अंदर एक बार तो रिवाइज करना ही करना है। जो 24 आवर्स में रिवाइज हो रहा है उसको 7 डेज़ में एक बार रिवाइज करना ही करना है। जो 7 डेज़ में आप पढ़ रहे हैं उसको 30 डेज़ में रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगता है। 3 बार इसका रिवीजन ज़रूर होना चाहिए ताकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाए। ओके, तो ऐसे ब्रेन साइंटिस्ट बताते हैं। तो रिवीजन मस्ट होना चाहिए, जितना ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा मेमोरी में जाएगा। ओके, तो रिवीजन करने के लिए कौन कौन से पहलू पर हमको विचार करना चाहिए। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है जो सेल्फ क्रिएटेड नोट्स है। ओके, जो पिछले बार भी हमने देखा कि नोट्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत स्टडी किया है, बहुत सारी बुक्स को फॉलो किया है, बहुत सारे लेक्चर्स को फॉलो किया है, और उसी के आधार पर हमने अपना नोट्स क्रिएट किया है। उसी नोट्स में हम रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो नोट्स क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो रिवीजन इसमें ज़्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ जो दूसरा चीज़ है रिवीजन में,
माइंड मैपिंग। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर मेथड्स है। माइंड मैपिंग, आप क्या कर रहे हो, एक टॉपिक को, ओके, एक टॉपिक को आप क्या करेंगे, डायग्रामेटिक व्यू से याद करने के लिए एक माइंड मैप क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं सपोज फिलोसॉफी पढ़ रहा हूँ, एजुकेशनल फिलोसॉफी। ओके, एजुकेशनल फिलोसॉफी, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया कि ये इंडियन है, यहाँ पर वेस्टर्न है। इंडियन का मैंने डिवाइड कर दिया, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये हेटेरोडॉक्स है। ओके, ऑर्थोडॉक्स ये कितना है, 6 है, हेटेरोडॉक्स कितना है, 3 है। ऐसे करके मैं जब डायग्राम क्रिएट कर दूंगा तो ये भी क्या होगा, रिवीजन में बहुत ही इजी होगा। इसको देख के ही मैं समझ जाऊंगा कि एजुकेशनल फिलोसॉफी 2 है, इंडियन फिलोसॉफी, और वेस्टर्न है, इंडियन में ये है, ये है, ऐसे ऐसे करके मैं उसका एक एक वर्ड को देख के बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे तरह से रिवाइज कर सकता हूँ। इसीलिए माइंड मैपिंग क्रिएट करना भी बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, और एक बात जो कि रिवीजन में आप कर सकते हैं, क्रिएट योर ओन मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक क्या है ये मेमोरी टेक्निक? मेमोरी टेक्निक अक्सर कुछ जो कॉम्प्लेक्सिटी सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे कि कोई नाम हो गया, नाम के रिलेटेड कोई थ्योरी हो गया, कोई फार्मूला हो गया, उसको याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आप क्या करेंगे कि अपना खुद का एक मेमोरी टेक्निक डेवलप करेंगे जो कि आपके लाइफ से रिलेट करता होगा। ओके, तो उसी के आधार पर अगर आप उस कॉन्सेप्ट को या फिर उस थ्योरी को या फिर उस फॉर्मूले को जोड़ पाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। जैसे कि हम एजुकेशन में करते हैं, एजुकेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे थे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, ये दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। ओके, यहाँ पर और एक सेम टाइप के थ्योरी है। ओके, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो ये जो दोनों है, दोनों में तो मल्टी आ रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या हम खुद का एक मेमोरी टेक्निक डेवलप किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आए तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो इसके चलते आप ऐसे टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने क्या किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस को हमने ऐसे कर दिया कि माल्टीफुल। ओके, माल्टीफुल। ओके, माल्टीफुल एक उड़िया में एक फूल होता है। ओके, जैसे बहुत सारे रोज़ फ्लावर्स हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, ऐसे एक फूल होता है माल्टीफुल। ओके, तो माल्टीफुल कहाँ होगा, गार्डन में होगा। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने रिलेट कर दिया क्या, एक माल्टीफुल को रिलेट कर दिया गार्डन से। ऐसे करके हम याद रखेंगे। यहाँ पर मल्टी फैक्टर आ रहा है, फैक्टर से हम याद करेंगे ट्रैक्टर। ओके, मल्टी ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर से हमें याद आएगा, फैक्टर से याद आएगा ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर से हमें याद आएगा बाइक। तो कौन सा बाइक, थॉर्न वाला बाइक या फिर थॉर्न डाइक। ओके, तो फैक्टर से याद आएगा फैक्टर, ट्रैक्टर और बाइक। ओके, तो ऐसे करके आप खुद का एक मेमोरी टेक्निक डेवलप करेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। इसको लेके हम बच्चों में भी बहुत सारे उत्साह क्रिएट करते हैं कि कैसे आप याद करेंगे। उनको टास्क दिया जाता है तो वो भी कुछ कुछ करके लाते हैं। जैसे कि अभी एक बच्चा ने लाया था। ओके, अभी एक बच्चा हमारे यहाँ पर लाया था, एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला लाया था जो कि लर्निंग थ्योरी से बेस्ड होके आया है। ओके, लर्निंग थ्योरी में क्या है, जैसे कि हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और एक है ऑपेरांट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, ये दोनों लर्निंग थ्योरी है। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये इसका प्रोपाउंडर है पेवलोव, और इसका जो ऑपेरेंट कंडीशनिंग का प्रोपाउंडर है स्किनर। ओके, इसको कैसे कनेक्ट किया है एक बच्चा ने, तो क्लासिकल डांस के लिए पाँव में घुंघरू बांधी जाती है। ओके, ऐसे करके उस बच्चे ने रिलेट कर दिया। यहाँ पर भी एक अच्छा रिलेशन आ गया। ओपेरांट कंडीशनिंग में ओपेरा के लिए क्या होगा, स्किन मतलब सीन। ओके, स्किन और सीन सेम वर्ड है यहाँ पर। ओके,
तो ओपेरा से सीन या फिर स्किन याद आएगा। ओके, तो ऐसे करके बच्चे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ये कैसे रिलेट हो रहा है, मेमोरी टेक्निक से। ओके, मेमोरी टेक्निक से। तो ऐसे करके आप मेमोरी टेक्निक जब क्रिएट कर लेंगे तो ये भी आपको रिवीजन में काम आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक शब्द दिखते ही दूसरा शब्द याद आएगा। तो जो पढ़ा हुआ होगा टोटल थ्योरी भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रिवीजन के कुछ टेक्निक्स। इसके साथ साथ रिवीजन का सबसे जो और एक कारगर मेथड्स है, ओके, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको कुछ कुछ देखना है। हर रोज़ कुछ ना कुछ 2 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो जितना हम क्वेश्चंस को देखेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर मॉक टेस्ट लेंगे, ओके, तो मॉक टेस्ट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओके, तो ये जो PYQ है या फिर मॉक टेस्ट है, ये क्या करेगा, आपने कितना पढ़ा है और कितना बेटर पढ़ा है ये आपका टेस्ट करेगा। ये भी एक तरह के रिवीजन ही है। ओके, जो आपने पढ़ा है ये भी आपका रिवीजन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप खुद को आकलन कर सकते हैं कि मैंने कितना समझा है, मैंने जो पढ़ा है कितना यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो जो आपने पढ़ा है वो अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे अपनी पढ़ाई को जस्टिफाइड कर सकते हैं, ये आपका PYQ ही बताएगा या फिर मॉक टेस्ट ही बताएगा। इसीलिए हर रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस PYQ या फिर मॉक टेस्ट के जरिए आप खुद को चेक कर सकते हैं। ये भी रिवीजन का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। ओके, इसीलिए मेरे हिसाब से तो आपको जो एग्ज़ाम देना है उसके रिलेटेड जो भी PYQs अवेलेबल है उसको आपको कलेक्ट कर देना है और उसी के आधार पर आप खुद को जज कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर किसी वेबसाइट में या फिर कोई प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहा है तो वो मॉक टेस्ट को भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए। ओके, ये भी रिवीजन का एक नया तरीका है। ओके, इसके साथ साथ जो लास्ट वाला स्टेज है, स्टेज 4, ओके, स्टेज 4, यहाँ पर ये नॉन एजुकेशन एरिया के बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे। ओके, नॉन एजुकेशन एरिया, नॉन एजुकेशन एरिया क्या है, नॉन एजुकेशन एरिया, नॉन एजुकेशन एरिया में मोस्टली यहाँ पर तो पहले स्टेज में हमने देख लिया कि क्यों हमें पढ़ना है, दूसरे स्टेज में पढ़ना कैसे कैसे है वो देख लिया, और तीसरा जो था उसको रिवाइज कैसे करना है वो भी देख लिया। लेकिन ये जो है स्टेज 4, ये नॉन एजुकेशन एरिया है। नॉन एजुकेशन एरिया मतलब पढ़ाई के बाद भी कुछ ऐसे हैबिट्स, कुछ ऐसे सिस्टम है या फिर कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि हमारे एजुकेशन में इम्पैक्ट डालते ही डालते, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, ओके, एक्सरसाइज हो गया या फिर योगा हो गया। ओके, ये जो है ना एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर एंटरटेनमेंट, ये सारे, या फिर ब्रेक लेना या फिर हेल्दी ईटिंग करना, ये सारे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि ये जो फैक्टर है ये भी बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये भी आपको इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं तो आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा, तनाव ज़्यादा जल्दी आएगा नहीं, या फिर आएगा तो आप जल्दी उसको क्या कर पाएंगे, उसको ओवरकम कर पाएंगे। ये बहुत ही कारगर उपाय है। ओके, इसीलिए आपको इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने टाइम का। इसके साथ साथ जो ईटिंग वगैरह है, इतना ज़्यादा ईटिंग भी नहीं कर देना चाहिए कि आपके पढ़ाई के टाइम सुस्ती आए या फिर नींद आए। तो ईटिंग को भी आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ ब्रेक्स कितना ले रहे, पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं, सपोज आपने टाइम लिया है 2 घंटे, आज कंटिन्यूस पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 2 घंटे में बीच बीच में कितना ब्रेक लेना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ये ब्रेक में मुझे क्या करना है, इसको भी आपको टाइम मैनेजमेंट जैसा एक प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके, टाइम को बेटर यूटिलाइज करने का आपको एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि इतने आवर में स्टडी करूँगा तो इतने ब्रेक लूँगा, ये ब्रेक में मुझे ये करना है, पानी पीना है या फिर बाहर में थोड़ा घूम के आना है, गार्डन में एक बार चले जाना है। ऐसे करके आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कंटिन्यूस 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा,
आधा आधा घंटा का 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, लेकिन उसी में 5-5 मिनट का भी ब्रेक ले लूँगा। ओके, तो ऐसे करके आप अपना खुद का जो शेड्यूल है, शेड्यूल को आप ऐसे करके मोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो यही था इसी वीडियो में, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में या फिर एसएसबी में या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आगे बढ़ने के लिए या फिर सक्सेस पाने के लिए सहयोगी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।